ओके, लिसन बच्चे, भी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखो, अगर हम बात करें बच्चे सूरज की, तो हमें पता है धरती का सिर्फ एक पार्ट सूरज की तरफ होता है, दूसरा पार्ट सूरज की तरफ नहीं होता ना। ओके, इमेजिन करो कि दिन में तो सूरज से हमें हीट मिल रही है, लेकिन रात को हम जब दूसरी साइड चले गए तो देयर इज नो सनलाइट। है कोई सनलाइट वहाँ पे? अगर यहाँ कोई सनलाइट नहीं है तो यहाँ का टेम्परेचर बच्चे क्या करेगा? ड्रॉप। क्या करेगा? टेम्परेचर ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप, सूरज से दूर हो गए, अब आग के पास हो तो आपको क्या मिलती रहेगी? हीट मिलती रहेगी। आग बुझा दो तो क्या आपको हीट मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत जल्दी आपका टेम्परेचर क्या करेगा? ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, रात के टाइम मिनिमम टेम्परेचर आपके हिसाब से कितने बजे मिनिमम टेम्परेचर? 10 बजे, 2 बजे, 12-1 बजे। कई बार तुमने ये चीज़ सुनी है या एक्सपीरियंस की है, बहुत बार ये बात करते हैं कि है ना, सोए तब तो ठंड नहीं थी, सुबह से ही जाके ठंड हो गई काफ़ी, है ना। हमेशा जो बच्चे ठंड होती है वो कब होती है? सुबह होती है। कब होती है वो? कब होती है वो? सुबह। सुबह का मतलब ये है कि आपका 4 से 5 बजे का जो टाइम है वो मिनिमम टाइम होता है। 4 से 5 का टाइम क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर का टाइम होता है। अगर धरती गर्म नहीं हो रही है तो बच्चे -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। कितना? -18 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है रोज -18 डिग्री सेल्सियस? समझ नहीं आया। ऐसा क्यों नहीं होता? आप फंस रहे थे सर। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि धरती के अराउंड किसकी लेयर है बच्चे? एटमॉस्फेयर, एयर की लेयर। हवा के अंदर CO2 गैस प्रेजेंट है। सबसे मेनिंग बात करें, N2 है, O2 है, लेकिन कौन सी गैस है? CO। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है बच्चे, ये हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब। कौन सी रेडिएशंस को? इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी रेडिएशंस को बच्चे? इंफ्रारेड रेडिएशंस को। कौन एब्जॉर्ब करता है? CO2। अब जो CO2 दिन के अंदर लगातार बच्चे इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सूरज से हमारे पास किसके लिए? हीट के लिए। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर रही है CO2 ने, ये रात का टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती। रात का टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप नहीं होने देती। तो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज इट? इट इज द एब्जॉर्बिंग ऑफ विच? इंफ्रारेड रेडिएशन। विच रेडिएशंस? इंफ्रारेड। इनकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चे? लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय विच गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस। विच गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। इसका इसके साथ क्या रिलेशन है ये आगे बताऊंगा। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस CO2, मीथेन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो जा रही है, जो आ रही है, उनकी वेवलेंथ थोड़ी कम होती है, लेकिन जब टकरा के वापस जाती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? लॉन्ग। उनको क्या नहीं पास करने देता बच्चे? जो CO2 है उन वेवलेंथ को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। क्या कर लेती है बच्चे? एब्जॉर्ब। और धरती का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अच्छा सुन, ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन बादल हो जाए किसी दिन तो ठंड ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी रात में। ठंड पड़ रही है, नॉर्मली विंटर नाइट है ना, लेकिन विंटर नाइट में बादल हो गए तो ठंड ज़्यादा हो जाएगी या कम? कम हो जाएगी। सेम रहेगी। ज़्यादा हो जाएगी ठंड। क्यों ज़्यादा हो जाएगी? क्या होगा? टेम्परेचर रात का कम और कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? बारिश नहीं हो रही, सिर्फ बादल है। कम ज़्यादा मतलब ठंड बढ़ेगी। यस सर। गर्मी बढ़ेगी। ठंड बढ़ेगी सर। जिस दिन रात को ठंड ज़्यादा पड़ती है और बाय चांस अगर आने वाले दिनों में बादल आ जाए तो उस दिन ठंड क्या हो जाती है? कम। क्योंकि पहले सिर्फ CO2 हीट को रोक रही थी, अब जो बादल आ गए हैं वो भी हीट को क्या करेंगे? रोकेंगे। कौन सी लेयर हो गई है? इंसुलेटिंग लेयर। बादलों के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्लस एयर गैप्स। जैसे रजाई हो जाती है ना, तो बादल आ गए तो समझ लो धरती ने अपने ऊपर क्या डाली है? रजाई डाली है।
चादर डाली है, तो जो हीट धरती से बाहर निकल रही थी वो हीट धरती से बाहर नहीं निकली। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो धरती का टेम्परेचर ड्रॉप रोज कितना हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस। हर रोज धरती का टेम्परेचर कितना हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस। स्नोफॉल कौन कह रहा है? स्नोफॉल तो उस टाइम होगी जब प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा। ठंड होना इज नॉट स्नोफॉल। हाँ तो -18 डिग्री हो गया रात का, दिन को आते आते वो टेम्परेचर -18 से बढ़ने लग जाएगा। दिन का जो अब है उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इतना ही होगा। दिन का भी ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट रेज। हाँ मतलब दिन का तो बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो ये 10 से लेके 4 बजे का टाइम है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर कुछ रेज को क्या करती है, अवॉइड करती है, वो भी अवॉइड नहीं करती। ठीक है, समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? चलो सबसे पहले पढ़ते हैं इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ये जो डायग्राम है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखो बच्चे, डायग्राम को देखो। इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो सूरज से लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं वो भी नहीं आती है हमारे पास, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ हमारे पास आ जाती है। धरती में टकरा के क्या बन जाएंगी, वो लॉन्ग वेवलेंथ जो रेडिएशंस है वो क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। देखो इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ पोलर आइस कैप्स वापस भेजते हैं, कुछ सूरज की ये वापस भेजती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ देखो बिल्कुल सीधी आ गई धरती में, दिखिए बच्चे, आ गई सीधी। आने के बाद जो धरती रेडिएट आउट करेगी वापस, धरती ऐसे नहीं है लगती और चली जाती है, धरती उसे एब्जॉर्ब करेगी और फिर रेडिएट करेगी ही, रेडिएट करेगी। उनकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग, क्या होगी, लॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, जब हम गाड़ी में होते हैं, है ना, गर्मियों में अपन ने गाड़ी पार्क कर दी धूप के अंदर, सारे शीशे बंद कर दिए, गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो हीट वेव्स गाड़ी के अंदर आई हैं वो बाहर भी तो जा सकती है, लेकिन बाहर जाती है नहीं जाती, तो इसका शीशे के थ्रू, बाहर भी तो शीशे के थ्रू जाएगी। वही कह रहा हूँ ना, जानी चाहिए थी ना बाहर, लेकिन अंदर जब आ रही थी तो वो कौन सी थी, शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि ग्लास से इजीली क्या कर जाती है, पास कर जाती है। उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी हाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली अंदर आ जाती है। सीट के, प्लास्टिक के, कोई इंसान बैठा है उनके, गाड़ी के सरफेस के टकरा के, है ना, वो एब्जॉर्ब होती है और फिर वापस रेडिएट आउट होती है। जब रेडिएट आउट होगी या जब मान लो रिफ्लेक्ट भी होगी तो कौन सी वेवलेंथ हो जाएगी उनकी, लॉन्ग वेवलेंथ। क्या वो शीशे से पास करेगी, नहीं, तो गाड़ी क्या होने लग जाती है, गर्म, क्या होने लग जाती है, गाड़ी गर्म होती है। अब सर्दियों में तो एनर्जी, सर्दियों में तो क्या है, अच्छा लगता है, गाड़ी के शीशे बंद कर दो, धूप में गाड़ी है, पूरी गाड़ी बढ़िया गर्म हो जाएगी। लेकिन गर्मियों में ये क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि गर्मियों में जितनी रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा गाड़ी क्या हो जाती है बच्चे, गर्म हो जाती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग है इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। क्या है, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। धरती का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए, मॉडरेट नहीं, मेंटेन। मार्क कर लो बच्चे, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स लोअर एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ये एज इट इज लिखना है, इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट का डेफिनेशन, फिर पूछा जाएगा व्हिच रेडिएशंस आर रिस्पांसिबल, which radiations are responsible, infrared radiations, which wavelength, short wavelength pass but long wavelength are absorbed। फिर आएगा name the greenhouse gases, तो ये इतनी सारी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो कॉमनली तुम्हें पता है, ठीक है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन है, ठीक है। प्लीज इसको मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है ये। अब पक्का तो यार तुम्हारे टीचर्स बेटा एक है ना, तिलक लगाए, कितना सा लगाएगा, ऐसे आंखें और गाल लाल होती है, सर अपने आप होगी, अपने आप जी, इतनी भी क्या भक्ति भावना है, सारा लाल लग गया है। ओके, साफ कर दो सर। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर नाम करना समाप्त कौन है, पेज नंबर 158 राइट हैंड साइड,
पैराग्राफ में लिखा है बच्चे स्टार्टिंग में, द गैस व्हिच आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। मार्क कर लो इनको। These are, बोलो, these are carbon dioxide, water vapors, methane, nitrous oxide, ozone, जो कि पहले कर दिया मैंने ना। These gases actively contribute in trapping heat. The above naturally occurring greenhouse gases have an average warming effect of nearly 33 degree, so the average temperature is 15. देखो, ना होती तो टेम्परेचर होता -18, अगर है तो धरती का टेम्परेचर हो जाएगा 33, मतलब -18 33, थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा वो बढ़ जाए, थोड़ा ये कम हो जाए, तो धरती का, पूरी धरती का एवरेज टेम्परेचर एक टाइम में कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब पोलर आइस कैप्स का कम होगा तो जो टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, उनका क्या हो जाएगा? ज़्यादा है। डेजर्ट है उसका और ज़्यादा हो जाएगा। तो एक पूरी धरती के एरिया के हिसाब से टेम्परेचर जो एवरेज है वो कितना निकल के आता है बच्चे? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री से फ़ारेनहाइट कैसे बना? फॉर्मूला बताओ। C by 5 equals to F minus 32/9। C क्या है? 15। क्या आ गया यहाँ? 3। 9 3 27 प्लस 30 60 है, तो नियरली 59 डिग्री कितना आ गया? 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया बच्चे? 6। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 6। अब बच्चे, हमारी धरती पे हमें पता है भाई, हम लोग कुछ चीज़ें बड़ी गलत करेगा, है ना, जिसमें से ये ग्रीन हाउस वाला इफेक्ट जो है ये नेचुरली रहता तो अच्छा रहता, लेकिन हम लोग धरती का टेम्परेचर मेंटेन करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट हमने क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कोई फिगर्स याद नहीं करने, तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है। एक 64 डिग्री लिखा है कहीं प्रेजेंट रियलिटी में, अगले पैराग्राफ कहीं 64 डिग्री लिखा है ना? देखो क्या लिखा है इससे 2 लाइन ऊपर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ थिंग्स कंटिन्यू लाइक दिस देन बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब 2100 तक, द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर विल राइज अप टू 64 डिग्री सेल्सियस। एक कॉमन एग्जांपल बताओ, नहा के आए हो सब? यस सर। गर्म पानी से कितने लोग नहाए हैं? गर्म पानी जब स्टार्ट करते हो तो उसके हाथ लगता है? हाथ लगता है Yes, उसके? sir. गर्म पानी जब स्टार्ट करते इतना गर्म नहीं होता। चल आप वाला स्टार्ट कर दो थोड़ी देर। ठीक, सॉरी बेटा, इट्स ओके। सॉरी। गर्म पानी वाली टैप पे बच्चे हाथ लगा सकते हो? नो। उसका टेम्परेचर 60 डिग्री तक ही होता है। तो आप खुद बताओ धरती का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 64 डिग्री। ये तो क्या है? एवरेज है। डेजर्ट में तो 100 डिग्री हो जाएगा अगर ऐसे चलता रहा। ठीक है, ओके। इसके आगे वाले लाइन में मार्क करना है, द रीजन फॉर दिस इज द इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। बस ओके। क्या क्या एक्टिविटीज है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रही है? सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चे पोल्यूशन, जो फ्यूल का जो बर्निंग हो रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सबसे बड़ा कॉज है किसका? किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कराने। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बना तो रहे हैं लेकिन जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम क्या करे जा रहे हैं? कट करे जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो बच्चे, मैं कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरा जो जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ भाई हम ही सब कुछ है या मैं किसी को बुरा, लेकिन बच्चे जब विष्णुइज्म स्टार्ट हुई थी, है ना, जिस इंसान ने विष्णुइज्म स्टार्ट की थी, हमारी कम्युनिटी के, हमारी रिलीजन के 29 रूल्स हैं। 29 रूल्स हैं। हिरन को नहीं मारना। 29 के 29 जो रूल्स है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के अराउंड, है ना। पेड़ नहीं काटना, पानी छान के पीना है, किसी को मारना नहीं है, नशे नहीं करने, ये नहीं करना, वो मतलब ऐसे नहीं है। हमारी कम्युनिटी में कहीं भी ये नहीं है भाई इतने व्रत रखने हैं, इतना ये करना है, वहाँ की यात्रा करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ मत्था टेकना है, ये विश पूरी हो गई तो ये हवन कर दो, कुछ नहीं। सिर्फ सिंपल सुबह शाम
किसी भी भगवान का नाम लो, ठीक है, अपनी जो भी आरती करते हैं, जो भी हवन करते हो, हवन तो वैसे भी अच्छा होता है कहते हैं, तो हवन करो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे बचाओ। अब हमारी कम्युनिटी में क्या हुआ कि जब इंसान की डेथ हो जाती है ना, तो उसे दफनाया जाता है। तो जिस इंसान ने जहाँ स्टार्टिंग की तो ये बोला गया कि दफनाओ, उसके पीछे रीजन था कि आपके जब बिश्नोइज्म जब में को दफनाते हैं, दफनाते जलाते नहीं। नहीं, जब इंसान को दफनाया जाएगा, अकेला दफनाने पे नहीं छोड़ा उस बात को, ये बोला गया दफनाने के बाद उसके ऊपर एक पौधा लगा दो। तो एक तो अलग से शमशान घर नहीं बनेंगे, है ना भाई, हाँ ये शमशान घर ही है। आपने क्या किया, किसी को दफनाया, उसके ऊपर पौधा लगा दिया, उस पौधे को अगले 100 साल तक जो मैन्योर है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो कौन देता रहेगा, जो इंसान मरा हुआ इंसान है वो उससे क्या देगी, उसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम मिलेगा, कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी उसे। वो तो उसके स्किन के अंदर बरीड हो जाएगी। बरी होने के बाद डिकम्पोस्ट होगा, बैक्टीरियल डिके होगा, जला तो हम रहे नहीं, वो तो डिकम्पोस्ट होगा, सड़ेगा नहीं वो मिट्टी के अंदर ही। लेकिन क्या स्टार्ट किया, नए टाइम हुआ तो वो जो मुर्दे के ऊपर पेड़ लगाना था, नहीं नहीं ऐसे कैसे, यहाँ तो दादाजी हैं, यहाँ तो कहते हैं नाना जी हैं, यहाँ तो नानी जी, इनके ऊपर ऐसे कैसे पेड़ लगा दें, पैर कैसे रख दें इनके ऊपर, तो वो सब खत्म हो गया। अब हमारे वाले भी क्या करने लगे, दफनाने के बाद उसके ऊपर वो बढ़िया तरीके से, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बनाते हैं ना, जैसे वो पूरा उसका ग्रेव बनाते हैं, ऊपर मंदिर बना देते हैं, है ना। आप बनाते हो आपके बिश्नोइज्म में? मैं नहीं बनाता, हमारे बिश्नोइज्म में काफी लोग बनाते हैं, और ऊपर उसी इंसान के जिसको दफनाया गया उसकी ऐसे मूर्ति लगी होती है वैसे। सिद्धू मूसेवाला। ये क्या है, जिस चीज का पर्पस था बच्चे, वो चीज खत्म हो गया। लेकिन जहां एक पेड़ लगना था वहां वो पेड़ नहीं लगा, ठीक है। जो लोग जलाते हैं, मैं ये नहीं कहता जलाना बुरा है, चलो जो भी चीज़ है, लेकिन उसके लिए क्या कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। चलो अपनी कम्युनिटी में, अपने घर में डेथ होती है बच्चे, जब डेथ हुई तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि किसी को काटने के लिए पेड़ ही कटा होगा, किसी को जलाने के लिए। तो आप क्या करो, जब घर में किसी की डेथ हुई है, तुम्हें पता है भी आपने किसी को जलाया है, आपने किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी जगह 2 पेड़ और लगा दो, ताकि अपने खुद को जलाने वाली लकड़ी तुम खुद अपने लिए तैयार करो। समझ आ गई? नेचर को, पेड़ों को बचाओगे, सब चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेव होना चाहिए, ठीक है। चलो, the burning of fuels, deforestation, transportation, industrial production, increase of population, nearly 32 gigatons of carbon dioxide each year। हम बढ़े जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, बढ़ती रहेगी। इम्बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली होगा, CO2 ज़्यादा है ना, तो ऑक्सीजन भी CO2 एब्जॉर्ब क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। CO2 ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन के लेवल्स क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। फिर जैसे कोरोना टाइम में फ्रेश ऑक्सीजन के लिए भागते फिरते थे ना हम इधर उधर, वैसे ही हालात हो जाने हैं बच्चे। ओके, उसके बाद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज, राइस कल्टीवेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ CO2। राइस कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम है, राइस एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज्यादा क्या देना पड़ता है, पानी। बार बार पानी देने से जमीन क्या हो जाती है बच्चे, सख्त हो जाती है। तो जमीन के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन सी रेस्पिरेशन करेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन करेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे बच्चे इथेनॉल के थ्रू मीथेन क्या रिलीज होता है, मीथेन। तो राइस कल्टीवेशन से CO2 नहीं, कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिलीज होती है, मीथेन, जिसकी वजह से क्या होगी, फिर से नहीं, ओजोन लेयर नहीं, ये हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बात करो, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज इन एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू increase in amount of greenhouse gases. Greenhouse effect is good because it maintains. Global warming is bad because it is increasing the average temperature of Earth. किस वजह से, क्योंकि greenhouse gases ज़्यादा है। जो मीथेन निकलती है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है कि ओजोन नहीं, लेयर हवा में रहती है ना, एब्जॉर्ब के कौन करती नेचर में रहती है मीथेन। उस मीथेन, वो मीथेन क्या एब्जॉर्ब करेगी, हीट।
जब मीथेन ज़्यादा है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, मार्शी एरिया, दलदल जहाँ पानी ज़्यादा हो गया वहाँ जो डिकम्पोजिशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और वहाँ क्या रिलीज होता है, मीथेन। अर्थ इज गेटिंग हीटेड अप, कुछ ये टर्म्स है बच्चे, ये प्लीज मार्क कर लो। जैसे एवरेज टेम्परेचर धरती का क्या है 15.5, मार्क कर लो इसे, ठीक है। फिर 50 इयर्स लिखा हुआ है कहीं, 50 साल में, 50 साल में हर 10 साल में 0.18 डिग्री बढ़ा है टेम्परेचर, हर 10 साल में 0.18 डिग्री बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट हालात इतने बुरे हैं कि 2100 तक आते हैं कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा 64 डिग्रीज। An increase in average temperature of Earth implies an increase in amount of greenhouse gases present in atmosphere. They could trap more heat radiated from Earth's surface. जितनी अर्थ हीट रेडिएट कर रही है बच्चे, उतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। कॉज क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? सेम, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हैज इंक्रीज्ड अप टू 25%। जस्ट एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। अच्छा, मैंने ये चीज बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है, मतलब हर रोज ये चीज ऑब्जर्व करके जाता हूँ यहाँ से। मैं जब यहाँ से जाता हूँ दिवाली के अंदर, आप 7:30 नॉर्मल टी शर्ट के अंदर आराम से घूम सकते हो, इतनी ठंड नहीं है। इसके अंदर सिटी के अंदर, इसके अंदर सिटी, ठीक है। जब मैं सिटी से जाता हूँ बच्चे विलेज, तो मुझे उसी टाइम हल्की हल्की क्या महसूस होने लग जाएगी, ठंड महसूस होगी, है ना, हल्की सी ठंड महसूस होगी अगर 7:30 में विलेज में। बट आई लिव ठाणी, वहाँ पे बच्चे 7:30 मीन्स अगर आप बाहर घूम रहे हो तो आपको स्वेटर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी इस टाइम भी स्वेटर की रिक्वायरमेंट। आज भी ऐसा क्यों? पेड़ के कारण। पेड़ ने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशन कम है। क्या कम है? CO2, जैसे पेड़ के कारण, ये सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ बच्चे आपको वेजिटेशन क्या मिलेगी? ज़्यादा, तो CO2 लेवल्स क्या रहेंगे? नीचे। CO2 लेवल्स नीचे रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या होगी? लेस, तो टेम्परेचर क्या करेगा? ड्रॉप। यहाँ CO2 लेवल थोड़े से क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ CO2 लेवल क्या है? जो बच्चे गांव से आते हैं, गांव में धुंध होती है, शहर में आते हैं, शहर में धुंध होती नहीं। धुंध क्या है? वाटर वेपर्स है। इतना ठंडा हो गया टेम्परेचर कि वो वाटर वेपर्स हवा में क्या हो गई है? कंडेंस हो गई है। यही तो है। शहर में आते धुंध गायब कैसे हो जाती है? CO2 के कारण। CO2 ज़्यादा, हीट ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली जो ये सब चीज़ें ये क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, ओके। उसके बाद है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन। बेटा पेपर में आएगा, लिख नहीं पाओगे ये पॉइंट्स और फिर पढ़ेंगे तुम्हारा। कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन मैंने पहले ही बताया था, ड्यू टू एग्रीकल्चर सोर्सेज सच एज राइस कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन। मतलब नहीं बच्चे, एनिमल का हस्बैंड हाँ, तो ये केयर सेंटर है जो आप ये लगा लो कि कैटल जो रेयरिंग है वो भी बढ़ रही है, राइस कल्टीवेशन, कैटल रेयरिंग सब बढ़ रही है। मतलब ये लगा लो यार, पहले क्या होता था, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क था कैटल के, है ना। अब क्या हो गई, नई उसमें क्या आती गई, स्पीसीज बनती गई, है ना, चेंजेस आते गए, क्रॉस अलग अलग करके देखे गए, तो उसमें फिर क्या हुआ, दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। तो फिर वो क्या होगा, जब हमें फ़ायदे का सौदा लगता है कोई, तो हम उसके पीछे ही भाग जाते हैं, है ना। लीकेज ऑफ गैस पाइपलाइंस, अब हमें पता है, ठीक है, कि दूसरे देशों से पाइपलाइन चलती है गैस की, उसमें लीकेज होगा तो भी क्या रिलीज होगी, मीथेन गैस। मीथेन रिलीज होगी बच्चे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट लिखा हुआ है बच्चे आपको, बर्निंग ऑफ बायोमास। फिर से वही पॉइंट, पराली की आग, है ना। कितने लोग ऐसे हैं बच्चे जो गांव से आते हैं, है ना। एक है ना बहुत ही, मतलब सीरियसली दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हम सिर्फ पॉलिटिक्स देखते हैं,
हम ये देखते हैं कि सेंटर में कौन सी पार्टी है, स्टेट में कौन सी पार्टी है, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, हम अपना सही और गलत भूल जाते हैं। और वो पार्टियां क्या है, वो किसी भी टाइम इधर से उधर हो सकती है ना। आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में चला जाएगा वही। देखो बच्चे, जितना भी ये पराली वाला धुआं है, इट इज डेंजरस। चावल निकालने के बाद जो पीछे बच जाता है सामान, उसको लोग जला देते हैं। उसको जलाओगे, वो कहाँ से ग्रो हुआ है? मिट्टी से। उसने मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स लिए, अगर वो मिट्टी में मिल जाए तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। करना तो पड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं सरकार हमें कम कर रही है, कारखाने बंद नहीं कर रही हैं, वो भी तो पोल्यूशन कॉज करते हैं, पटाखे भी तो पोल्यूशन कॉज करते हैं। अरे कारखाने सारे एकदम से बंद हो गए तो क्या होगा? मिलेगा क्या तुम्हें? हम कह देते हैं अंबानी इज बैड, अडानी इज बैड। ये बेटा वो पूरे इंडिया की इकोनॉमी को क्या करके बैठे हैं? होल्ड करके बैठे हैं। कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें आईटीसी है ना, अडानी, अंबानी, लाइट, बिजली, ये कहाँ से मिल रही है? बड़े टाटा जो बड़े घराने उन्हीं से मिल रही है। उन्होंने भी तो मेहनत करके वो पहुंचे ना। ऐसे थोड़ी है कि उनको भाई वही सरकार ने दे दिया, भाई अच्छा ये रुद्र चल तुझे अंबानी बना दिया, तुझे अडानी बना दिया, तुझे ये बना दिया। नहीं ना, वो भी तो मेहनत करके पहुंचे। बट वी आर नॉट रेडी टू चेंज, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और ये नुकसान किसे पहुंचेगा? अपने को पहुंचेगा। सो देयर आर मेथड्स। जब तक चेंज नहीं होगा बच्चे, और वो चेंज आप लोग लेके आओगे। आप लोग ये मत सोचो सरकार ने खिलाफत करती, इस मोर्चे वाले इकट्ठे हो गए, उस मोर्चे वाले इकट्ठे हो गए। दुनिया के पीछे मत लगो, अपना दिमाग यूज करो। आपके लिए जो अच्छा है वो काम करो, जो बुरा है वो काम मत करो। देख, the concentration of chlorofluorocarbons has increased at the rate of 5% per year। पता है क्या दिक्कत है बच्चे? जब गर्मी बढ़ेगी तो एयर कंडीशनिंग बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सच बताना आप लोग, तुम्हारे घर में एसी कब लगा था? तुम में से किसी को याद है? अभी एक भी एसी नहीं था तुम्हारे घर में, और तुम्हारे घर में पहली बार एसी लगा। पहले सिर्फ कूलर थे, पहले सिर्फ कूलर। सच बताना यार, झूठ नहीं। भाई तुम्हें ऐसे याद हो कि यार पहले तो कूलर ही थे, पहली बार हमारे घर में एसी लगा। मुझे खुद को याद है, मैंने खुद अभी लगवाया, बल्कि पहली बार 4-5 साल बस पहले कूलर से। तो यार ठंड रात, वहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं है ना, है ना। कितने हम ऐसे हैं जिनको याद है भी हमारे घर में फर्स्ट एसी कब लगा था? ठीक है, अब क्या आप फर्स्ट एसी पे ही रुक गए घर में? एटलीस्ट एक के दो तो हुए ही हुए हैं हर घर, हुए ना एक के दो। क्या पहले काम नहीं चल रहा था? उससे चल रहा था। चलो हो जाएंगे वो तो। आप बच्चे जैसे एक है, एक बाहर चला गया, तो दोनों बच्चे करोगे हो जाएंगे। अब पता है क्या, बस अब पता है क्या है, अब प्रॉब्लम ये है, जितनी एयर कंडीशनिंग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी? एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है, सबसे सस्ता, सबसे इफेक्टिव अभी तक, वैसे तो अमोनिया और भी आ गए हैं आपके पास, लेकिन CFC सबसे कॉमन है जो इनमें भरे जाते हैं। गैस लीकेज तो होगी यार, क्यों नहीं होगी? कितना मर्जी रोक लो। वो CFC कहाँ खुल रहे हैं? एटमॉस्फेयर में। वो क्या कॉज कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक और एसी आ जाएगा। वो एसी फिर से CFC रिलीज करेगा, और बढ़ेगी और एसी आ जाएगा। तो धीरे धीरे बच्चे क्या होता जा रहा है? CFC की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। सबसे पहला इसका इम्पैक्ट क्या है बताओ? ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? धरती का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उससे? 2-4 डिग्री बढ़ जाए, उससे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी जो पोलर आइस कैप्स है प्लस जो ग्लेशियर्स है, वो क्या हो जाएंगे? वो पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लैश फ्लड्स आएंगे एकदम से। ध्यान दो बच्चे, यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरनाथ, हेमकुंड साहिब, ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ जाना का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, है ना। यहाँ सिर्फ वो लोग जाते थे जिनको भगवान से कहते थे ना, कोई डायरेक्ट काम था ना, भाई ये काम हो जाए तो मैं हेमकुंड साहिब, वैष्णो देवी, अमरनाथ जाए, ऐसा सिस्टम होता था। आजकल क्या है? बैठे हो, अच्छा वीकेंड आ रहा है, चलो यार केदारनाथ जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, चलो घूमने चलते हैं हेमकुंड साहिब, चलो घूम आते हैं अमरनाथ। आजकल ये घूमना हो गया। क्यों हो गया बच्चे? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फीली जितने भी ग्लेशियर्स थे वो सब क्या हो गए? कम हो गए, वो सब कम हो गए। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं वहाँ पे,
है ना, आग भी जलती है, फ्यूल बर्निंग होती है, गाड़ियाँ जाती हैं, गैस सिलेंडर जलते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, प्लास्टिक जलते हैं, है ना। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। साइक्लोन्स भी हो गए सब आ गए। The variable changes in the climate in different parts of the world has created difficulties and forced people and animals to migrate from one place to another. अच्छा, मान लो अग्रिम यहाँ बहुत बड़ा जमींदार है, इसके पास 100 एकड़ जमीन है अग्रिम के पास, ठीक है। फसल होनी कम हो गई, बहुत कम हो गई, यहाँ से बेच बूझ के कहीं और जाएगा, ढूंढेगा ना ऐसे एरिया, ओके। उसी खेत के अंदर सक्षम नाम की एक चिड़िया रहती थी, है ना। अब अगर इसको वहां पे प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो ये भी माइग्रेट करेगा, ये सुनो, है ना, सारी माइग्रेट करेंगे ना। तो क्या हो रहा है बच्चे, एनिमल्स और इवन ह्यूमंस लगा सकते हो, इवन आप ये लगा सकते हो जो पक्षी है वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं। Okay, the blooming season of different plants has changed. What has changed? Blooming season. एक कॉमन सा एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आई थी। लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे जितने भी मैंगो प्लांट्स हैं, मेरे खुद के घर में बच्चे काफ़ी हमारे पास मैंगो प्लांट्स हैं, उन्होंने क्या किया, नहीं तो मैंगो प्लांट्स फेब एंड जाके फ्लावर्स निकालते हैं, फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में फ्लावर्स बनते हैं, ताकि वो गर्मी फ्रूट थोड़ा छोटा रहता है, और जब वो फ्रूट पकता है तब होता है अगस्त सितंबर, थोड़ी ठंड हो जाती है, फ्रूट का साइज बड़ा होता है और फ्रूट का टेस्ट अच्छा होता है, जो मेरे पास क्वालिटी है। हुआ क्या, जनवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि जो ब्लूमिंग सीजन है वो मार्च की, प्लांट को थोड़ी पता है यार कि अभी तो फेब चल रहा है, अभी नहीं फ्लावर्स निकालेंगे, वो तो टेम्परेचर देखेगा। जनवरी के अंदर फ्लावर्स लग गए, फिर एकदम से फेब में ठंड हो गई, ठंड होते ही प्लांट ने बोला ये तो गड़बड़ हो गई यार, जल्दबाजी कर दी, सारे फ्लावर्स दोबारा गिरा दिए उसने, कुछ फ्लावर्स रह गए, है ना। मार्च में जब दोबारा गर्मी हुई तो कहीं कहीं कोई फ्लावर्स निकले। अब हुआ क्या प्रॉब्लम, उस प्लांट को ना ही तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा कोई, क्योंकि उसमें कुछ जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल छोटे हैं, कुछ फ्रूट्स क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, है ना। जिन फ्रूट्स को अगस्त में पकना था वो किस में पक जाएंगे, जून जुलाई में पक जाएंगे, जब इतनी बारिश चल रही होती है, या फिर तब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चे ब्लूमिंग सीजन की वजह से प्रोडक्शन क्या हो रही है कम, लास्ट टू लास्ट ईयर पिछले 2 सालों में वीट की प्रोडक्शन कम हो रही है, कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि ब्लूमिंग सीजन्स क्या हो चुके हैं बच्चे, अलग, क्या हो चुके हैं, अलग। The regional climate which has the immediate effect on simple organisms and plant has also changed. अभी बात की आपने, the world's ecology has changed. Ecosystem, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की आपस में रिलेशन क्या होती जा रही है बच्चे, चेंज होती है। आप किसी भी कीड़े मकोड़े को मार नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, वो हमेशा कंट्रोल्ड रहता है। जितने पैदा ज़्यादा होंगे उतने उनके प्रीडेटर्स भी बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, प्रीडेटर्स भी बढ़ेंगे। नेचर हर चीज़ को अपने आप क्या रख रही है, बैलेंस, क्या रखती है अपने आप, बैलेंस। आप जितना एक कीड़े के पीछे पड़ जाओगे भाई इसको तो खत्म करना है दुनिया से, नहीं खत्म होगा, वो तभी खत्म होंगे जब उनका कोई प्रीडेटर होगा या कंडीशंस क्या हो, फेवरेबल ना, है ना। तो देखो ये डेंगू और ये बुखार और मलेरिया और ये बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं बच्चे, गंदगी पानी की वजह से। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रीड है, एक पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स है, वो तो बढ़ते जा रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में सूट कर रहे हैं, और दूसरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आपका इकोसिस्टम सब क्या हो रहा है बच्चे, अनबैलेंस, क्या हो रहा है, डेथ ड्यू टू हीट स्ट्रोक, गर्मियाँ बहुत गर्म हो रही है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। सर्दियाँ है तो 10-15 दिन की रह गई, लेकिन उन 10-15 दिन में तसल्ली करवा देती है ना, फिर एकदम से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो डेथ ड्यू टू हीट स्ट्रोक, गर्मी की वजह से डेथ। फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस बहुत खराब है। डिसलोकेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज 2100, 22nd सेंचुरी जब स्टार्ट होगी तब कहते हैं 70% प्लांट और एनिमल पॉपुलेशन, मतलब जो आप किंगडम पढ़ते हो ना, 70% एनिमल उनमें से खत्म हो जाएंगे।
है ना। आपके पोता पोतियों को क्या पढ़ने पड़ेंगे? सिर्फ 30% एनिमल पढ़ने पड़ेंगे। किसमें? बायोलॉजी में। कौन से चैप्टर में? 5। पता है क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है समुंदर। समुंदर गर्म होने से क्या ज्यादा बन रही है? वाटर वेपर्स, है ना। बेवजह कभी भी बारिश आ गई, इंडस्ट्री ज्यादा है, बारिश और इंडस्ट्री मिलके क्या बनाएंगी? बारिश और इंडस्ट्री जहाँ ज्यादा है क्या बनाएंगे मिलके? एसिड रेन। क्या बनाएंगे? तो समुद्र खुद क्या हो रहे हैं? एसिडिफाई हो रहे हैं। जमीन क्या हो रही है? एसिडिफाई हो रही है। तो एक्वेटिक लाइफ क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। वार्मिंग ऑफ ओशंस, the temperature of ocean will increase due to which many species in ocean will either die or they will disappear, while various other species will prefer warm water will increase tremendously। मैंने बताया ना भाई, एक, हाँ जी बच्चे, एक तो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा जिसको सूट कर रहा है, और दूसरा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है बच्चे? खत्म होता है। मेल्टिंग ऑफ बच्चे देखो, ओशन नजायज गर्म होने लगता है। जब ओशन गर्म होने लग जाएगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगी, प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा आएगा। जितना प्रेशर का डिफरेंस बनेगा तो ये पता है इस बार बारिश कितनी हुई है? एक अल नीनो नाम से एक सर्कुलेशन सिस्टम बनता है, अल नीनो बोलते हैं। हमारा मानसून है ना, जैसे ऐसे एक अल नीनो है बच्चे, वो मानसून को अपोज करता है। मानसून इधर से अपनी तरफ आता है, मतलब साउथ इंडिया की साइड से, ये इधर से आता है वेस्ट वाली साइड से, पाकिस्तान से उत्तर वाली साइड। ये अल नीनो क्या करता है? ये पुश करता है किसको? मानसून को। इसलिए आपने देखा हो इस बार बारिश सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में होती रही। मनाली में कितनी बर्बादी हुई? क्यों? क्योंकि इस अल नीनो ने उस सिस्टम को इधर बढ़ने ही नहीं दिया, है ना। अब जब अल नीनो कमजोर हुआ तो ऑटोमेटिकली वो हो गया। अब सर्दियों में भी कह रहे हैं कि हो सकता है बारिश कम हो, क्योंकि सर्दियों में वो अल नीनो फिर इफेक्टिव हो जाएगा। उसे इफेक्टिव होना कब था? मई जून में। वो कब गया? जुलाई अगस्त में। जब बारिश चाहिए थी तब नहीं हुई, जब नहीं चाहिए थी तब बहुत सारा गुजरात में साइक्लोन है। वो तो बच्चे टाइम टू टाइम आते हैं, जैसे हुरिकेन है, टॉर्नाडो है, सुनामी है, ये तो लेकिन ये बड़े इसकी वजह से है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, द फ्रोजन टुंड्रा इन सर्बिया हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। ग्रीनलैंड हैज एक्सपीरियंस्ड 32 ग्लेशियर्स अर्थक्वेक इन 1 ईयर। बड़े बड़े ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं बच्चे? टूट रहे हैं। जो कंप्लीटली कवर्ड विद आइस रीजन्स थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? टूट रहे हैं। ठीक है, टूटते रहेंगे। शिफ्ट इन फार्मिंग रीजन, बताया आपको अभी, जमींदार साहब एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे? शिफ्ट होंगे, क्योंकि प्लेन्स में टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज इन न्यू डिजीज एंड हीट रिलेटेड डेथ। ये न्यू डिजीज तुमने पिछले 3-4 सालों में बहुत देखी है ना। कोरोना, इबोला, और क्या था? ब्लैक फंगस, एक अभी था ना, डेंगू फीवर तो है ही, डेंगू है ना, हाँ जी, मंकी पॉक्स है ना। एक और यार अभी जो केरला में हुआ है, इबोला ही था। निपा वायरस। तो देखो बच्चे कितनी ऐसी डिजीजेज हैं जो नहीं आ रही है ना, मार्केट में बड़ी जल्दी रिलीज हो रही है। हर साल उनका एक नया वर्जन आ जाता है ना। इतने आपके फ़ोन के अपडेट्स नहीं आते होंगे, इतने कोरोना के आप बात देख लो, कोरोना के अराउंड इबोला, कोरोना, निपा, मंकी पॉक्स, ब्लैक फंगस, है ना। ये देखो कितने सारे हो गए। ये क्यों हो रहे हैं बच्चे? सब ये इकोसिस्टम का जो गड़बड़ हो रही है। चेंज इन रीजनल क्लाइमेट, है ना, रीजनल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सेम चीज़ बार बार जैसे वेरिएबल चेंजेस इन क्लाइमेट, है ना। या तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाती है, स्टॉर्म आ जाता है, या फिर क्या पड़ता है? ड्राउट पड़ता है ना। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतनी एयर कंडीशनिंग का कॉस्ट बढ़ेगा। चेंज इन सी लेवल, हो सकता है आने वाले सालों में न्यूयॉर्क, केप टाउन, बॉम्बे का कुछ पार्ट, मुंबई का कुछ पार्ट समुद्र के अंदर ही डूब जाए, है ना। मालदीव जो आइलैंड है उसके काफ़ी सारे आइलैंड्स जो है धीरे धीरे समुद्र में डूबते जा रहे हैं, है ना। अंडमान है अपने पास, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये 2 आइलैंड स्टेट्स है एक तरह से अपने पास, है ना। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चे? धीरे धीरे डूबेंगे। ये नंबर ऑफ आइलैंड्स है इकट्ठे हुए, तो जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि सी लेवल बढ़ने से ये सिंक होगी। ठीक है।
वेज टू मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले बच्चे मार्क कर लो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग के लिए। टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या यूज करो, CO2 घटाने के लिए क्या यूज करो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या यूज करो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या यूज करो बच्चे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। जिसके अंदर आता है आपके पास यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस, बताओ भाई बिजली किस किस से बनाए हम लोग रिन्यूएबल के हिसाब से, वाटर से और सन से और विंड से। ये तीन मेन आपके रिन्यूएबल सोर्सेज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग प्रोडक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, उसमें आपके पास विंड है, सोलर है, टाइडल है, जियोथर्मल है, ये हो सकते हैं। यूज ऑफ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल सच एज इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक, स्कूटर्स। ओके, कितने घरों में इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं है, नहीं है, गुंडी नहीं है, गुंडी नहीं है, गुंडी गुंडी ये ओके, तुम में से कितने लोग हैं जिनके घरों में इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं है बट आपके पेरेंट्स बात करते हैं भैया ये इलेक्ट्रिक स्कूटी बड़ी सही चीज है। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो बात जरूर करते हैं भैया ये सही चीज है ना, आराम से लेनी है। ओके, तुम में से कितने 100% श्योर है भी आने वाले 5 सालों में, ये तो चलो दिखने में थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं लगती, जब ये ओला और ये सब आ जाएंगे, बढ़िया ब्रांड आ जाएंगे, अगर हीरो बढ़िया ब्रांड में अगर अच्छे स्टाइलिश स्कूटी देने लग जाएगा, तो कितने ऐसे लोग हैं जो तब भी श्योर है कि आने वाले 5 सालों में आपके पेरेंट्स वो स्कूटियाँ कभी नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, स्टाइलिश हो जाए और तुम भी नहीं बोलोगे कि वो स्कूटी खरीदे। चलो चलो, कितने लोग हैं, 30 में से सिर्फ 6 लोग हैं जो कि श्योर है कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं खरीदेंगे। इट मींस बाकी लोगों को ये समझ है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के आपको क्या फायदे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है बच्चे, क्योंकि ये CO2 इमिशंस को क्या कर देगा, जीरो। आप सिर्फ दिखावे के लिए, आवाज के लिए, तेज स्पीड के लिए धरती को बर्बाद होने नहीं देंगे। हाँ, ईवी में सबसे बड़ी दिक्कत है बैटरी डिस्पोजल। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं ये बैटरी भी पोल्यूशन कॉज करती है, लेकिन अभी हम उससे भी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें एडवांसमेंट क्या हो जाए और भी ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूज ऑफ बायोचार स्टोव्स फॉर कुकिंग। ओके, ध्यान से सुनना। In developing countries, biomass is mostly used for cooking, which also contributes significantly in greenhouse gases. देखो बच्चे, बायोमास को जितना मर्जी जला लो, बिजली बना लो, CO2 तो उससे बनेगी बनेगी। Okay. For burning biomass, new technology must be used to burn it in the absence of air in a specially constructed stove, which is known as बायोचार स्टोव, which is known as बायोचार स्टोव। ध्यान से देखना क्या किया जाता है। जो बायोचार स्टोव है इसमें बायोमास डाल के, बायोमास मतलब जो भी बच्चे आपके ये लगा लो, पत्ते हैं, डेड रिमेन्स है, भूसा जो होता है वो है, तूड़ी जिसे बोलते हैं वो है, काउ डंग है बच्चे, इन सबको क्या किया जाता है बच्चे, इन सबको एनएरोबिकली क्या किया जाएगा, बर्न। एनएरोबिकली क्या किया जाएगा, बर्न। इसमें से जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो निकाल ली जाएगी और इसको किसमें चेंज कर दिया जाएगा, चारकोल। किसमें, चारकोल में। चारकोल क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। उसको किसमें डाल दो, दोबारा मिट्टी में डाल दो। जहाँ से बायोमास आया उसका 50 to 60%, 70% पार्ट आपने वापस क्या कर दिया, फेंक दिया। एनर्जी थी वो भी ले ली, बायोमास भी यूज हो गया। तो ये आपके स्टोव्स क्या होते हैं, बायोचार स्टोव। बायोमास से क्या बनाना, बायोचार मतलब क्या, बायोमास से क्या बना देना, चारकोल। बायोमास से कोयला बना देना, चारकोल बना, लुक बोलते हैं जिसे। It will release smokeless combustible gases, methane, hydrogen, living charcoal.
तो मीथेन तो रिलीज करेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं इससे, लेकिन फिर भी जितना CO2 रिलीज करेगा उसके कंपैरेटिवली मीथेन रिलीज क्या होगा, कम होगा। इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या होंगे? ओके, इकोनॉमिक मेजर्स क्या है? सबसे पहले रिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। अगेन देखो, रिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो बच्चे, रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को दोबारा रीलोकेट, मतलब वो एक ही चीज़ है एक तरह से। एफॉरेस्टेशन नए पेड़ लगाने, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है जहाँ पहले कट रहे हैं उसी रीजन को दोबारा प्रिजर्व। बच्चे इसमें कई चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। देखो यार, तुम लोग है ना इग्नोर कर देते हो, मजाक कर देते हो कि क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी है ना लाइफ में एक पौधा, पेड़ लगाना, एक पौधा लगा दिया आपने, उसका है ना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना आप, सिर्फ आप ये लगा लो भाई उसमें आपको 3-4 दिन बाद पानी देना है, एक उसकी दूसरे जानवरों से प्रोटेक्शन करनी है। जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा, चाहे वो फ्रूट है, फ्लावर है, चाहे वो आपको छाया दे रहा है बच्चे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग सीरियसली। अपने लगाए हुए पौधे, देखो आपको अभी आपकी वो एज नहीं है कि आपको पता हो भी अपने बच्चों का होना है सच ए गुड फीलिंग फॉर अ पेरेंट, है ना। जैसे हमें हमारे बच्चों जब हमारे पास आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए जैसे तुम इम्पोर्टेंट हो ना, जब तुम एक पेड़ लगा दोगे ना तो वो पेड़ अपने लिए अपने बच्चे की तरह हो जाता है। जैसे आप पेट रखते हो ना, कितने ऐसे लोग हैं जो एक ट्री को पेट बना लेते हैं, कोई नहीं बनाता। दिवाली के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, जिस दिन आपका एनवायरनमेंट डे आएगा, एफॉरेस्टेशन डे आएगा कोई, है ना, उस दिन क्या करेंगे, 4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, फोटो लेंगे, है ना, पौधारोपण किया, इतने पौधे लगा दिए, उतने पौधे लगा दिए, उस पौधे में दोबारा पानी डालने भी नहीं जाता कोई। इतने पौधे लगते हैं दिवाली में, दिवाली तो जंगल बन जाना था। दिवाली के अंदर बच्चे, अगर आपको ध्यान हो, बंसल कंप्यूटर्स, असीम बंसल जो है ना, उनकी अग्रवाल जो एसोसिएशन है, संस्था जो बनी है बच्चे, स्पेशली तुम्हारे वाले रीजन में, वो लोग क्या करते हैं बच्चे, संडे के संडे पेड़ लगाए उन्होंने जितने भी, 96 to 97% जो पेड़ उन्होंने लगाए उनकी देखभाल करके, और अब वो पेड़ इस हाइट तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें जानवर नहीं खाएंगे। अब जो नीचे आ रहे हैं उसको काट भी रहे हैं। हाँ, अब वो क्या कर रहे हैं कि जो प्रोटेक्टिव जो जालियां लगाई थी, अब वो जालियों को रिमूव करने का टाइम आ गया। और जब वो काम कर रहे थे तब सब हंस रहे थे, वेले हैं, हफ्ते बाद आ जाते हैं इधर उधर लगाने, ये बीच में पेड़ लगा दिया, क्या होगा इससे। इतनी सुंदर कॉलोनीज लग रही हैं, अब गलियां इतनी सुंदर लग रही हैं बच्चे, इतना साफ सुथरा सब कुछ लगता है वहाँ पे। अब जिन लोगों के घरों के पास उन्होंने पेड़ लगाए, अब वो लोग खुद उस पेड़ की वैल्यू को जानते हैं, है ना। तो कभी भी कोई पौधा लगाओ, ज़रूरी नहीं है 10 लगाने, 100 लगाने, एक लगा लो, लेकिन उसका क्या रखो बच्चे, ध्यान, ठीक है। फ्रूट प्लांट लगा लो, साथ में फ्रूट देगा आपको, साथ में पौधा लग जाएगा, है ना। आप अपने घर में, आपके पास लॉन है, गमले हैं आपके पास, देखो सर्दियाँ आ रही है, आप अपने घर के लिए बच्चे, धनिया होता है ना, कोरिएंडर बोलते हैं, कितना ज़्यादा यूज़ होता है, वो लगा सकते हो, पालक बोलते हैं, वो लगा सकते हो। भाई कितनी ऐसी चीज़ें जो आप बोलते हैं, मार्क स्पिनच बच्चे मार्केट से नहीं लानी पड़ेगी। ओके, इंडस्ट्रीज टू पे कार्बन टैक्स, ध्यान से सुनो। इंडस्ट्रीज क्या होती है, उनको एक टैक्स पे करना पड़ता है CO2 एमिशंस। वो कैसे डिसाइड होता है, मान लो मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मेरे पास कितने लोग काम करते हैं, मेरे पास कितनी मशीन्स काम करती है, मैं ट्रांसपोर्ट के लिए कितने व्हीकल्स यूज़ करता हूँ, मैं अपने लिए कितने व्हीकल्स यूज़ करता हूँ, इन सारों की कैलकुलेशन से मैं कितनी CO2 एमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये डिसाइड होता है। और इसके हिसाब से मुझे क्या भरना पड़ता है बच्चे, टैक्स भरना पड़ता है। एनवायरनमेंट टैक्स, पोल्यूशन टैक्स, कार्बन टैक्स, ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं, अगर ये ना होते तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बच्चे कहते हैं ना बेलगाम हो जाता, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाता कि हम लोग इसे रोक ही नहीं पाते। कंपनी वाले डरते हैं जब ये पोल्यूशन स्टैंडर्ड वाले आते हैं ना टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए,
रातों रात साफ सफाइयाँ हो जाती है, मशीन जो ज़्यादा CO2 इमिट कर रही है उनको ठीक किया जाता है, चिमनीज़ के अंदर फिल्टर्स लगाए जाते हैं। ये सब किसके लिए? ये सब क्योंकि जहाँ हमारा पैसा लगे ना हम तभी मानते हैं। जब अपना पैसा नहीं लगता ना हम हेलमेट नहीं लगाते। क्यों? हमारा एक्सीडेंट थोड़ी होगा। सबको ही है। मैं तो आराम से चलाता हूँ, तेज़ चलाता हूँ, अब मेरे को पता है मैं ठीक से चलाता हूँ, सीट बेल्ट नहीं लगाते। अरे हमारा नहीं होगा ऐसा। एक बार सर फूट जाए ना, पैसे लग जाएंगे, है ना, स्टिचेस के, डॉक्टर की फीस के, फिर बच्चे ऑटोमेटिकली वो रेस भी स्लो हो जाएगी और आदत है, ये ह्यूमन बीइंग की आदत है। जब तक पैसे नहीं लगते तब तक ह्यूमन बीइंग सुधरता नहीं। ठीक है, हम पॉलिसी मेजर्स से स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। कल अब होमवर्क है आपका, सुन लो। ए पार्ट और बी पार्ट सर एक्सरसाइज, चुप, एक्सरसाइज वेडनेसडे पार्ट ए एंड पार्ट बी का टेस्ट होगा, स्पेशली होप्स एक्सपेरिमेंट। वेडनेसडे टेस्ट ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पीछे बैठते हैं उसको हमें हेलमेट लगाना लगाना चाहिए।